हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ने जाएंगे हमारा चैप्टर नंबर 2 हिस्ट्री का, क्लास 10th का, एसएसटी का, जो कि है नेशनलिज्म इन इंडिया। तो चलिए स्टार्ट करते पढ़ना कि चैप्टर में है क्या चीज़। पहले पढ़ेंगे हम कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। देन वर्ल्ड वॉर वन के क्या इम्पैक्ट पड़े थे इंडिया के ऊपर। उसके बाद कैसे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ, देन उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हुई वो पढ़ेंगे इसके अंदर हम लोग। और कैसे एनसीएम बटा हुआ था हमारे ऑल ओवर इंडिया के अंदर, बेसिकली टाउन्स में और बाकी गांव वाले इलाकों में। एंड उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर इम्पैक्ट ऑफ एनसीएम के, क्या इम्पैक्ट थे एनसीएम के ओवर इंडिया या बोल तो गाँव वाले इलाकों में। एंड देन है हमारे पास टूवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, कैसे हमारी कंट्री में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। ठीक है। देन उसके बाद है सॉल्ट मार्च। ये बेसिकली हुई थी 31 जनवरी 1930। तो देखो फर्स्ट टॉपिक था मीनिंग, देन समझते हैं मीनिंग क्या मीनिंग है नेशनलिज्म की। तो देखो फर्स्ट है लॉयल्टी टूवर्ड्स नेशन। मतलब क्या मतलब है इसका कि कंट्री में अगर कोई भी इंसान रहता है तो वो अपनी कंट्री के लिए लॉयल मतलब वफादार होना चाहिए, उसे अपनी कंट्री को बिट्रे ना करना चाहिए। ठीक है। तो ये पहली मीनिंग है इसकी। और क्या मीनिंग है कि देश के लिए इमोशंस भावनाएं आपके लिए होनी चाहिए। ठीक है। कि जैसे देश है, सुना होगा आप लोगों ने, या फिर महसूस भी किया होगा अगर जब भी हम लोग कोई भी नेशनल सॉन्ग बजाते हैं तो हमारे अंदर एक अलग इमोशन आता है, जो कि एक नेशनल इमोशन है, देश के लिए भावना, जो दिखाता है आपके मन में नेशनलिज्म की फीलिंग। और लास्ट है यूनिटी बिटवीन ऑल। मतलब अगर आप में कोई भावना है ना, लॉयल्टी आपके अंदर कंट्री के लिए, तो आप देश में यूनिटी बना के रहोगे। आप चाहोगे देश में एकता रहे, यूनिटी रहे, ताकि सब लोग साथ में आगे बढ़े, ना कि अलग अलग। तो ये थी तीन मीनिंग्स ऑफ नेशनलिज्म। लॉयल्टी, नेशनल इमोशन, और लास्ट में यूनिटी। लॉयल रहना है, नेशनल इमोशन होना चाहिए कंट्री के लिए आपके मन में, और साथ साथ यूनिटी कंट्री में बनाए रखनी चाहिए आपको। और अगला जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। तो बेसिकली चैप्टर हमारा स्टार्ट होता है आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन की क्या इम्पैक्ट पड़ी है इंडिया के अंदर। बिकॉज हमें पता ही है जैसे कि वर्ल्ड वॉर वन में अलाइड पावर्स में एक कंट्री थी ब्रिटेन नाम की। वहाँ के जो लोग हम पे राज कर रहे थे उस टाइम पे, तो इसीलिए हमें वहाँ पे जोड़ा गया है इस चैप्टर के अंदर बेसिकली वर्ल्ड वॉर वन से, बिकॉज हम लोग इनडायरेक्टली वर्ल्ड वॉर वन में इंक्लूडेड थे बाय ब्रिटिशर्स। ठीक है। तो पढ़ते क्या इम्पैक्ट पड़े, देखो दो बड़े इम्पैक्ट हमारी कंट्री के अंदर वर्ल्ड वॉर वन के। जो पहला था इकोनॉमिक सिचुएशन की, क्या सिचुएशन थी हमारी कंट्री के अंदर ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक, जैसे कि फाइनेंशियल बेसिस पे क्या प्रॉब्लम आई, टैक्स पे क्या प्रॉब्लम आई, ये पढ़ने जाएंगे इसके अंदर हम लोग। और स्टार्ट करते कि क्या है फर्स्ट वाले में। तो पहली जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, देखो ये क्या थी। पहले क्या हुआ, ज़्यादातर क्या थे, जो अंग्रेज थे ना वो हमसे पैसा मांग रहे थे, या बोल दो हमसे टैक्स दे रहे थे ज़्यादा। क्या करने के लिए, ज़्यादा एक्सपेंड या बोल दो खर्च करने के लिए, किसके ऊपर, अपने सुरक्षा या डिफेंस के ऊपर, ताकि वो लोग और अच्छा या बोल दो और ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर पाए वर्ल्ड वॉर वन के अंदर। जैसे कहा था हमें, जैसे ही पता था हमें कि वर्ल्ड वॉर वन में क्या था, जो कंट्रीज थी, तीन कंट्रीज थी, वो लोग चाहते थे कि उनके पास सपोर्टर्स बचे, इसलिए क्या कर रहे थे ब्रिटेन कि वर्ल्ड वॉर वन में इंडिया का सपोर्ट पाने के लिए उसने इंडिया के जो पैसे थे, जो डेवलपमेंट के लिए उन्हें मिलते थे या डेवलपमेंट के लिए उन्हें इस्तेमाल करने चाहिए थे, वो इस्तेमाल कर रहे थे खासकर अपने डिफेंस को और स्ट्रॉन्ग करने के, ताकि वो लोग वर्ल्ड वॉर वन जीत सके। और अगला इम्पैक्ट था टैक्स बढ़ा दिया इन लोगों ने हमारे ऊपर, ताकि इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा मिल सके खर्च करने के लिए डिफेंस के ऊपर। ठीक है। अब टैक्स बढ़ेगा तो क्या होगा, जो पब्लिक है और परेशान हो जाएगी, और बोल दो और वीक हो जाएगी, बिकॉज जो टैक्स पहले था वो बहुत ज़्यादा था अमाउंट में बिफोर टैक्स इंक्रीज ही। जब टैक्स बढ़ाया गया और तो वो इंडियंस के लिए बहुत मुश्किल हो गया कि वो टैक्स पे कर सके। तो इसलिए उन लोगों ने अपने जो सामान, जो ट्रेडर्स थे, उन्होंने अपने गुड्स के आइटम जो थे उनको, गुड्स को या आइटम को बोल दो आप, उनका सामान का प्राइस बढ़ा दिया। तो क्या हो गया, गुड्स का प्राइस बढ़ गया साथ साथ, ताकि वो लोग जो मैनेज है ना टैक्स का जो प्राइस है वो मैनेज कर सके बाय बाय सेलिंग गुड्स ऑफ दोज या देम, है ना। तो फिर क्या हुआ उसके बाद, तो जो बाकी फार्मर्स थे उन्होंने क्या करा, ज़्यादा फायदे में आने के लिए या बैलेंस करने के लिए टैक्स को और अपने प्रॉफिट को, ज़्यादा पोर्ट्स लगाया ज़मीन पे, ताकि वो लोग ज़्यादा क्रॉप उगा सके। कैसे, ऐसे हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर आई थिंक 3 या 4 है एग्रीकल्चर हमारा ज्योग्राफी का, उसमें बता रखा है कि कैसे वो लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, कि ताकि वो लोग ज़्यादा उगा सके अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। तो सेम चीज़ इसके अंदर हुआ, जैसे उन्होंने ज़्यादा फोर्स लगाया ज़मीन पे ज़्यादा उगाने के लिए, तो दिन क्या हुआ, उनकी ज़मीन ज़्यादा उगाने के चक्कर में या बोलते फोर्स के चक्कर में ख़राब हो गई, बंजर हो गई। ठीक है। देन क्या हुआ, जब ज़मीन बंजर हो गई तो क्या हुआ, वहाँ की फसल सारी ख़राब हो गई, या बोल दो आप फेल हो गई, मतलब सारी फसल नष्ट हो गई। उसके बाद क्या हुआ, फेमाइन आ गया, वहाँ पर अकाल पड़ गया, भूखमरी आ गई, इस तरह से। तो ये थे हमारे इंडिया में कुछ इकोनॉमिक सिचुएशन। पहले स्टार्ट हुआ एक्सपेंडिचर से, देन आगे बढ़ते 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 कहाँ पर पहुँच गए हम लोग, अकाल पे। मतलब
ये सब करने वाले थे अंग्रेज, जिन्होंने हमें एकदम तबाह कर दिया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। ये इम्पैक्ट था हमारी कंट्री के अंदर, जो था हमारी कंट्री का एक इकोनॉमिक सिचुएशन कि क्या बन गई थी आफ्टर वर्ल्ड वॉर वन। अब पढ़ते हैं हम लोग हमारा पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, अब पॉलिटिकल सिचुएशन पढ़ते हैं, मतलब क्या है कि पॉलिटिकली हमारे इंडिया में क्या क्या प्रभाव पड़ा। तो देखो, पहला था रॉलेट एक्ट। क्या हुआ था, जब हमारी कंट्री में सब कुछ हो रहा था तो उसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, नाम था रॉलेट एक्ट या बोल दो रॉल्ट एक्ट। बेसिकली इसमें क्या था, इसमें क्या बता रखा था कि 1919 में जो भी बेसिकली एक कंडीशन या सिचुएशन चल रही थी उस टाइम पे, रॉल्ट एक्ट में क्या बता रखा था कि ये जो रॉल्ट एक्ट था वो कब आया था हमारी कंट्री के अंदर, 1919 में आया था। देन इसे बोला गया एक ब्लैक लॉ, मतलब कि ये क्या था, एक काला कानून, जो कि उन इंडियंस के लिए बहुत बुरा था। ठीक है, देन इसका मेन मोटिव क्या था, रिप्रेस या बोल दबाव डालना किसके ऊपर, इंडियंस पे, ताकि अगर वो लोग हमारे खिलाफ या बेसिकली अंग्रेज के खिलाफ कुछ कर सके। ठीक है, तो अंग्रेज के पास अधिकार है, पावर है कि वो लोग उन्हें दबा सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। देन डिटेंशन, मतलब क्या होता है, लॉकअप। क्या बोला गया बताया मैंने अभी आपको, अगर कोई इंसान अंग्रेज के खिलाफ बोल भी रहा है या कुछ भी काम कर रहा है, विरोध कर रहा है उसका, तो क्या होगा, सरकार उसे पकड़ेगी, क्या कर देगी, लॉकअप में डाल देगी, ताकि वो लोग वहां पर रहे और उनकी आज़ादी छीन ली जाएगी। ठीक है, और देन क्या हुआ, गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को हड़ताल स्टार्ट कर दी हमारी कंट्री के अंदर, ताकि वो इस रॉल्ट एक्ट को अपोज कर सके। ठीक है, तो ये था हमारी कंट्री का रॉल्ट एक्ट, जो क्या था, इस तरह से हमारी कंट्री में फैलाया गया था, हमारा पहला पॉलिटिकल सिचुएशन का पॉइंट। देन आगे बढ़ते हैं, अगला क्या था, अगला था मार्शल लॉ। फिर देन क्या हुआ, जब हड़ताल स्टार्ट हुई ना, उसके बाद 4 दिन बाद, आई थिंक 10 अप्रैल, यस 10 अप्रैल को क्या हुआ था, 1919 के अंदर हमने इसे लागू कर दिया था। मतलब क्या था इसके अंदर, मेन मोटिव क्या था इसका, कि ये लोग चाहते थे कि अगर कोई इंडिया में ग्रुप बना रहा है इंडियन, तो हमेशा वो लोग हमारे खिलाफ ही बात करेंगे, बिकॉज़ हम लोग थे उस टाइम पे जो कि इनसे जस्ट अलग थे। अब वो लोग क्या चाहते थे कि वो लोग उनके बारे में ना बात करें, खासकर उनका विरोध ना करें, बिकॉज़ उन्हें पहले फ़ील कर चुके सब कुछ। 1957 में क्या हुआ था, बेसिकली पता होगा आपको, रिवॉल्ट हुआ था, बहुत बड़ा विद्रोह हुआ था। तो वो किस लिए हुआ था, ताकि वो जो पहले जब थे इंडिया में तो उन्होंने ग्रुप बनाए थे, और ग्रुप बनाते-बनाते क्या करा था उन लोगों ने, अपने इंडिया में ही बहुत सारे बोलते हैं ना, रिवॉल्ट करने के लिए प्लानिंग करी, स्ट्रैटेजी बनाई, ताकि वो लोग अंग्रेज के खिलाफ प्रॉपर एक रिवॉल्ट या विद्रोह कर सके। तो चाहते क्या थे अंग्रेज, कि ये सब कुछ दोबारा दोहराया ना जाए, इसलिए उन्होंने मार्शल लॉ क्रिएट किया, ताकि वापस से हमारी कंट्री में ग्रेट रिवॉल्ट या मास मूवमेंट ना हो जाए, ताकि हमारे यहाँ के लोग ज़्यादा रिवॉल्ट ना करें। इसकी वजह से नुकसान एट द एंड अंग्रेज को ही पहुँचेगा। ठीक है, आगे तो यहाँ क्या बोला गया कि पब्लिक गैदरिंग अलाउड नहीं थी। क्या बोला गया, लोगों का इकट्ठा होना भी क्या था, बैन था, कि उनके पास अधिकार नहीं था कि वो लोग असेंबल या कहीं पे ग्रुप बना सके अपना फॉर बात करने के लिए, है ना? देन क्या, अगर कोई मिल भी रहा है ऐसा, तो उसे अरेस्ट कर लेते वो लोग और 2 साल के लिए कम से कम जेल डाल देते थे। तो इसी बहाने क्या हुआ वहाँ पर, जलियांवाला बाग घटना थी, वो हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, जो फेयर ऑफ बैसाखी, मेनली क्या आता है इसके अंदर, जो बैसाखी था उसमें ना मेला लगा हुआ था। फेयर मतलब क्या होता है, मेला लगा हुआ था। और उस टाइम पे इंडियंस अवेयर नहीं थे, बिकॉज़ द 3 दिन पहले क्या था, एक लॉ आया था मार्शल लॉ। क्या था उसके अंदर, कि बोला गया कि कोई भी इंसान ग्रुप नहीं बनाएगा, मतलब भीड़ में इकट्ठा नहीं होगा, क्राउड इकट्ठा नहीं होगा। और जलियांवाला बाग ऐसी जगह थी जहाँ पर क्या था, फेयर लग रहा था, मेला लग रहा था। अब जहाँ पर मेला लगेगा वहाँ पर तो लोग इकट्ठा होएँगे ही। तो वहाँ पर क्या हुआ, जब लोग इकट्ठा हुए फेयर में या मेले में इकट्ठा हुए जलियांवाला बाग के अंदर, तो वहाँ पर क्या हुआ, ये न्यूज़ पता लगी जनरल डायर को। ठीक है, आफ्टर 13 अप्रैल। तो जब उसे लगी पता, तो क्या हुआ, जनरल डायर को लगा कि ये लोग उसे ललकार रहे हैं, कि भाई ये इंडियंस हैं और वो ललकार रहे हैं खासकर अंग्रेज़ों को। तो वो गुस्सा हो गया, वो आग बबूला हो गया, तो उसने अपनी पूरी फ़ौज उठाई, सोल्जर या फिर टुकड़ी उठाई, अपनी आर्मी उठाई, और कहाँ ले गया, जलियांवाला बाग के एंट्रेंस गेट पे। बेसिकली वहाँ पर क्या बोला उसने जाके, ओपन फायर, कि जो जहाँ दिखे वहाँ जलियांवाला बाग के अंदर लोगों को मार दो। तो वो था अभी तक का, जो मतलब इस टाइम पे सबसे बड़ा, बोलते हैं ना हम लोग, तबाही मचाना। बेसिकली वो था, इंडियंस उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मारे गए थे, वही बेफिज़ूली में, बिकॉज़ उन्हें पता भी नहीं था कि ऐसा कोई लॉ आ चुका है, और वो लोग बिना कोई जानकारी प्राप्त करे बेचारे मारे गए। देन क्या हुआ, बेसिकली वहाँ पर पता है क्यों मारे गए वो लोग? क्योंकि वहाँ पर ना एक ही एंट्री गेट था और एक ही एग्ज़िट गेट था, तो जिसे डायर ने घेर रखा था ताकि वो लोग वहाँ से बाहर ना जा सके। जो चाहता था बाहर जाना, उसे उसे वहीं मार दिया जाता था। ठीक है? तो ऐसे क्या हुआ, वहाँ पर 150 लोग, कम से कम 150 प्लस फैमिलीज़ की जान गई, जो जलियांवाला बाग में आए थे मेले के अंदर।
देन इसके बाद क्या हुआ, अब पढ़ेंगे इम्पैक्ट क्या पड़ा जलियांवाला बाग का, जो भी क्या था एक पॉलिटिकल सिचुएशन का ही पार्ट है, तो इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। पहला इम्पैक्ट क्या था कि देखा हमने सुना अभी कि बहुत सारी फैमिली मर गई थी, साथ साथ जो रायट्स थे, अब जो फैमिली मर गए उसके फैमिली मेम्बर्स, जो बाकी फैमिली बच गई है जो बाहर थी उस टाइम फेयर से या मेले से, अब वो लोग रोड पे आ गए हैं, उनके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे कि ताकि जो अंग्रेज़ हैं वो क्या करें, जो लोग इस बड़े हैं उनको जस्टिस दिलवाए, या फिर जो इंडियंस हैं वो उन्हें मार दे, जो अंग्रेज़ इन्होंने मारा था बेसिकली जनरल डायर को मार दे, ताकि वो दोबारा किसी और की जान ना ले सके। तो रायट्स होना स्टार्ट हो गए, दंगे होना स्टार्ट हो गए रोड पे, तो लोग रोड पे आ गए दंगे करने के लिए। साथ-साथ क्या हुआ, तो अब अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ रहेंगे, उनके अकॉर्डिंग क्या है, ये तो फीलिंग थोड़ी है उनके अकॉर्डिंग, वो लोग क्या उन्हें लग रहा है कि क्या कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं लोग। तो वो लोग को लग रहा है जो लोग रायट्स कर रहे हैं, दंगे कर रहे हैं, तो वो लोग क्या उनके खिलाफ प्रोटेस्टर्स हैं, विरोधी हैं उनके। तो क्या हो रहा है, जब अंग्रेज़ को पता लगा कि लोग रायट्स करना स्टार्ट कर दिया, आपने जलियांवाला बाग इंसिडेंट या घटना बोल दूँगा, तो क्या हुआ, उन्होंने आए रोड के साइड या ऑलमोस्ट इंडिया के अंदर जहाँ भी ऐसा राइट्स हो रहे, दंगे हो रहे थे, वहाँ पे लोगों को अरेस्ट कर दिया, और जो ज़्यादा रेडिकल्स या वो जो ज़्यादा अग्रेसिव थे लोग, बहुत गुस्से वाले थे, उन्हें वहीं की वहीं असैसिनेट मतलब मार दिया गया था। तो बहुत लोग अरेस्ट भी हुए और बहुत लोग मारे भी गए, जिसे बोला गया असैसिनेशन आफ्टर जलियांवाला बाग। तो ये कहते हैं 3 इम्पैक्ट थे जलियांवाला बाग के। देन आगे पढ़ते हैं और अब पढ़ रहे हैं लास्ट हमारा क्या था, पॉलिटिकल सिचुएशन आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। देन एनसीएम की स्टार्ट हो गया, एनसीएम की घोषणा हो गई कि अब देखो भाई हमें एनसीएम स्टार्ट करना पड़ेगा 1920 के अंदर, क्योंकि बहुत बुरी घटना हो चुकी है हमारी कंट्री के अंदर, बिना कुछ प्रॉब्लम के, बिना कुछ जानकारी के बहुत सारे इंडियंस मारे गए हैं, खासकर उनकी फैमिलीज भी, जो इंडियंस के लिए बहुत दर्दनाक या बोलते खौफनाक था, बिकॉज इंडियन की कंट्री के अंदर ही कोई बाहर से आके हमें मार रहा है। सोचो कितना बुरी घटना होगी उनके सामने, जो दृश्य बन रहा होगा उनके सामने। देन आगे की पढ़ेंगे हम लोग, तो ये सब क्या थे, 2 थे हमारे पास इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। देन आगे पढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या था हमारे पास, जो कि है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कि कैसे हमारी कंट्री में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ। चलिए, तो पहले क्या पढ़ते हैं कि क्या हुआ था, पहले इससे जब स्टार्ट हुआ था उससे पहले क्या हुआ था, कलकत्ता सेशन हुआ था, अधिवेशन हुआ था, एक मीटिंग हुई थी, इसमें क्या थे, गांधी जी भी थे और साथ में बाकी नेता भी थे आईएनसी के। तो उसमें क्या हुआ, कुछ बहस-वहस हो गई। तो क्या था पता है जैसे कि आपको कि इन आईएनसी के अंदर ना 2 तरह के लोग थे, कुछ लिबरल्स थे, कुछ रेडिकल्स थे जो पढ़ चुके हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर, ठीक है? तो उसमें क्या था, तो जब 2 लोग थे वहाँ पर तो क्या हुआ, उन दोनों में ना दरार आ गई थी। तो ऐसे क्या हुआ, जो कांग्रेस पार्टी थी वो बँट गई, सीपीआई में और सीपीआईएम में। तो ऐसे क्या हुआ, उसके बाद जब इंडियन पार्टी गवर्नमेंट जो थी वो बँट गई थी, तो कहाँ पर टसल आ गई उनके बीच में। लाइक बहस होना स्टार्ट हो गई, वो लोग किसी एक पॉइंट पे नहीं आ पा रहे, उनका कोई पर्सनल या बोल लो कॉमन ओपिनियन नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए क्या हुआ था अधिवेशन में, एट द एंड इवेंचुअली क्या बोला गया कि हाँ, चलो हमें एनसीएम स्टार्ट करना चाहिए। देन पढ़ा हमने अभी कि कांग्रेस में टसल थी, वो लोग आपस में बहस कर रहे थे, पॉइंट पे नहीं आ पा रहे थे। तो हुआ क्या, जब एनसीएम स्टार्ट हुआ तो उसमें बहुत सारे ग्रुप्स ने पार्टिसिपेट किया, खासकर जेंडर्स जो बहुत सारे थे, है ना? बेसिकली मेल ही थे, फीमेल्स ना के बराबर या थी ही नहीं आप मान लो। मेल ही थे जो क्या कर रहे थे, इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। साथ-साथ जो बहुत सारे कास्ट के लोग थे, बहुत सारे रीजन के लोग थे, ठीक है? पता होगा आपको हिंदू, मुस्लिम दोनों ही इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे, बिकॉज़ हमें पता है आपको कि इंडिया में ना जो लोग थे बेसिकली वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे और उसके अंदर पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। साथ-साथ एक और कंट्री थी जो सेम टाइम पे हमारे साथ कोलैब कर रही थी उसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। वहाँ पर चल रहा था खिलाफत मूवमेंट, जो कंट्री का नाम था तुर्की नाम था। तो हुआ क्या था, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई थी, जर्मनी की टीम हार गई थी, उसमें तुर्की भी था, तो वहाँ पर राजा थे जिन्हें बोलते थे खलीफा, ठीक है? तो जब वहाँ के राजा को रिज़ाइन करना पड़ा तो वहाँ पर क्या हुआ था, तुर्की के लोगों ने वहाँ पर प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि बिकॉज़ उनके लिए जो वो थे ना, उनके राजा थे, वो कहते हैं उनके लिए खलीफा मतलब लाइक गॉड के समान थे उनके लिए वो, और अंग्रेज़ों ने उन्हें वहाँ से रिज़ाइन करवाया, ज़बरदस्ती वहाँ से भगा दिया, जो कि तुर्की के लोगों के लिए बहुत बोल दो अ, इर्रेस्पेक्टफुल था, मतलब उनके लिए इतना अच्छा नहीं था वो, बिकॉज़ उनके भगवान को किसी ने भगाया है वहाँ से। तो क्या हुआ, वहाँ के लोग भी खिलाफ हो गए उनके अंग्रेज़ों के, तो वहाँ पर स्टार्ट हुआ खिलाफत मूवमेंट, और वहाँ पर उन्हें गाइड करने वाले, लीड करने वाले 2 भाई थे, नाम था अली ब्रदर, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो वो लोग इंडिया में आए और साथ-साथ क्या हुआ, इंडिया में आने के बाद उन्होंने हमारी कंट्री के अंदर कह सकते हैं हम लोग गांधी जी से बात करी, डिस्कस किया और क्या किया, कोलैब कर लिया हमने विद तुर्की। तो इंडिया और तुर्की दोनों ने साथ में पार्टिसिपेट किया था इन मूवमेंट के अंदर। बेसिकली ये था कोलैबोरेशन ऑफ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, से कहते हैं असहयोग आंदोलन।
और खिलाफत मूवमेंट जो कर चल रहा था कहाँ पर, तुर्की में। तो दोनों कंट्री साथ में कोलैब करके प्रोटेस्ट कर रही है विद ब्रिटिशर्स, या बोल दो उनके अगेंस्ट में, विद इन द अगेंस्ट ऑफ ब्रिटिशर्स। तो इस तरह से क्या था, बहुत सारे ग्रुप थे जो पार्टिसिपेट कर रहे थे इसके अंदर। देन क्या हुआ, हमारा मेन मोटिव क्या था, हमें कोऑपरेट नहीं करना है। जैसे कि हमने क्या किया, जो भी अंग्रेज की चीज़ें थी हमने हमने उन्हें बॉयकॉट कर दिया, ताकि वो लोग ताकि हाँ, उनकी सामान जो है वो बिक ना सके और हम लोग उनके सामान ना बाय करें। अगर सामान बिकेगा नहीं उनका, तो क्या वो पैसे कमा पाएँगे? बिल्कुल नहीं कमा पाएँगे। तो एट द एंड क्या होगा, 10 साल 12 साल बाद जब हम सामान नहीं लेंगे उनका, तो क्या होगा, उसके बाद वो लोग हमारे यहाँ से जा सकते हैं, ये चले जाएँगे, बिकॉज़ यहाँ पर ट्रेड हो ही नहीं रहा है। वो यहाँ ट्रेड करने के लिए तो आए थे, इस तरह। फिर क्या हुआ, हमने उनके जो इंस्टीट्यूशंस थे, एग्ज़ाम्पल स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस हो गया, है ना? बाकी जुडिशरी हो गया, जो भी उन्होंने बनाए थे, लाइक पार्लियामेंट हो गया, हम असेंबली हो गया, हम उसके अंदर जा ही नहीं रहे थे, हम उसका इस्तेमाल कर ही नहीं रहे थे। इनफैक्ट जो गवर्नमेंट थी उन्होंने ही बॉयकॉट कर दिया था इन सब इंस्टीट्यूशन संस्थाओं को। जो चलाने वाले और यूज़ करने वाले, कंट्रोल करने वाले, ऑपरेट करने वाले थे अंग्रेज़ ही एट द एंड। ठीक है? तो ये क्या आता है, नॉन कोऑपरेशन के कुछ फीचर, या बोल दो आप कुछ बुलेट पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं, बिकॉज़ एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मेनली आ ही जाता है और 5 नंबर में ही आएगा। और घुमा-फिरा के पूछेंगे आप लोगों से कि भाई नॉन कोऑपरेशन के मूवमेंट में क्या-क्या फंक्शंस थे, क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्या मेन उसका कॉज़ था और कैसे खिलाफत मूवमेंट ऐड हो गया विद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कैसे इंडिया के साथ तुर्की भी था और कोलैब कर गए थे हम लोग, साथ में आ गए थे हम लोग और प्रोटेस्ट कर रहे थे विद अगेंस्ट ऑफ अंग्रेज़, है ना? तो आज के लिए इतना काफ़ी है, देन हम अगली बार पढ़ेंगे इसके आगे से कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारी कंट्री के ऊपर। तो वैसे काफ़ी लंबी वीडियो हो चुकी है, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।